हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह की शुरुआत गुड न्यूज़ के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं भारतीय वायुसेना से रिलेटेड, तो वो आपकी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। एफकैट की, एनसीसी की और मीटरोलॉजी के अंदर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आ गई हैं और आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आज से ही। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या पैटर्न होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, पूरी की पूरी जानकारी रखेंगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो को इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका एफकैट होता है, यानी कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशंस टेस्ट, ये आपकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2020 रहेगा, 2020। और इसके अंदर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आपकी है, और जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेज के अंदर। एनसीसी स्पेशल एंट्री है और मीटरोलॉजी एंट्री है। तो ये आपकी सारी की सारी वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स के अंदर आई हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 15 जून से, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 14 जुलाई। ठीक है। और इसके लिए जो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। आपकी इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। क्लियर है। अब देखो पूरी प्रोसेस क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। बस क्या कंडीशन है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए 1955 की धारा के अनुसार। तो मैन और वुमेन दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रुप डी फ्लाइंग ऑफिसर के लिए बताया गया है, तो इसके लिए जो ऑनलाइन एफकैट एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो कब होगा? एग्ज़ाम होगा आपका 19 सितंबर और 20 सितंबर को। ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम्स के बारे में भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए इनके बारे में टोटल अच्छे से डिटेल करते हैं पूरी की पूरी भर्ती के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कैंडिडेट को के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है एग्जामिनेशन है वो क्या क्या है आपके लिए। इसके अंदर जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशंस की रहेगी, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका एसएसबी टेस्ट होगा प्योरली। ठीक है, प्योरली प्रोविजन के अंदर, और सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशंस। उसके अंदर और कुछ खास नहीं दिखा रखा, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता रहूँगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी को देख सकते हो आप। इसके अंदर जो है आपका जैसे मेयर इशू ऑफ एडमिट कार्ड या कॉल अप लेटर कैंडिडेट विल नॉट बी इम्प्लाई दैट हिज हर कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनली एक्सेप्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है या कॉल अप लेटर है वो कैंडिडेट्स के पास क्या हो जाएगा, उसके लिए कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ चेंज नहीं करवा सकता। उसके अंदर कैंडिडेचर जो है आपका वो फाइनली आपका एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्री ब्रांच, कोर्स नंबर और वैकेंसीज के बारे में। भाई कौन सी एंट्री है, कौन सी एंट्री ब्रांच रहेगी और ब्रांच क्या रहेगी, मतलब पीसी एसएससी ये क्या है, कोर्स नंबर क्या है, सारी बातें बताएंगे आपको। देखो अगर आपको एफकैट के अंदर एंट्री जानी है तो एफकैट के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, जनरल ड्यूटी टेक्निकल में जा सकते हैं और जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जा सकते हैं। जनरल ड्यूटी टेक्निकल का मतलब क्या है भाई? एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के होते हैं। ठीक है। और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल अगर जाना चाहो तो एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन के अंदर जा सकते हो आप। ठीक है। इसके लिए आपका पीसी और एसएससी के अंदर आपकी डिपार्टमेंट के जाएगा, यानी कि एसएससी का मतलब क्या है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, और पीसी का मतलब है परमानेंट कमीशन। एसएससी जो है उसके अंदर मैन और वुमेन दोनों आ सकते हैं, लेकिन परमानेंट कमीशन में सिर्फ ओनली मैन आ सकते हैं। ठीक। अभी आगे दिखा भी रखा है परमानेंट कमीशन इसके अंदर, फ्लाइंग के अंदर नहीं है। फ्लाइंग के अंदर एसएससी है सिर्फ। ठीक है, याद रखना है। ग्राउंड के लिए क्या आपका जीडी के लिए पीसी 4 मैन के लिए है और एसएससी मैन और वुमेन दोनों के लिए है, याद रह जाएगा। यानी कि परमानेंट कमीशन जो है आपका वो सिर्फ मैन के लिए है। फिर हम बात करेंगे जीडी में नॉन टेक्निकल वालों के लिए, जो पीसी है आपका यानी कि परमानेंट कमीशन है आपका, ये मैन के लिए है और एसएससी के लिए ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी क्या रहेंगी आपकी? एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए फ्लाइंग ब्रांच की जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो 74 रहेगी, और जीडी यानी कि जनरल ब्रांच के लिए, जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए आपकी एईएल और एरोनॉटिकल, एल का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? एरोनॉटिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है इनकी। तो इनमें पीसी जो है आपका परमानेंट कमीशन के अंदर 40 वैकेंसी है, तो आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब नॉन टेक्निकल में जनरल ड्यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में कौन कौन से हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है परमानेंट कमीशन की ये रहेंगी, और एजुकेशन की जो वैकेंसी रहेंगी वो ये रहेंगी। क्लियर है। फिर देखिए ऐसे ही एनसीसी की है। आप अगर आपको इसको नोटिस को भी डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट तक, आप पूरी वीडियो को देखते रहें आप। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है
यहाँ पे जो आपका टाइप ऑफ कमीशन दो है, मैंने आपको बता दिया। टाइप ऑफ कमीशंस की खास बात क्या है, जो आपका परमानेंट कमीशन है उसके अंदर आपको पूरी उम्र ड्यूटी करनी है, यानी कि आपकी जब तक सुपर नेशंस के रिस्पेक्टिव के अंदर जो भी आपकी ब्रांचेज रहेंगी वहाँ पे उस रैंक के तक आप नहीं पहुँच पाते तो आप वहाँ तक ड्यूटी करेंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशंस के अंदर क्या रहेगा, आपका मैन और वुमेन दोनों जो होते हैं इनका पीरियड होता है 14 साल के लिए, ठीक है, जो डेट ऑफ कमीशनिंग की है, और नॉट एक्सटेंडेबल है, यानी कि इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे जीडी के लिए। जीडी के लिए जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑफिसर हैं उनके लिए एज कितनी है, यहाँ पे कितनी पीरियड रहेगा सर्विस का, तो ये 10 साल का पीरियड रहेगा, ठीक है। और इसको एक्सटेंशन किया जा सकता है 4 ईयर के लिए, मे बी ग्रांटेड अगर आपका सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी हो और विलिंगनेस और सूटेबिलिटी और मेरिट बनती हो। ये सारी चीज़ें अगर बनती होंगी तो आपका 4 साल का पीरियड क्या है, बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखो आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए 1955 की सिटीजनशिप यानी कि एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो आपकी एज रहेगी वो एज क्या रहेगी, ठीक है, एज क्या रहेगी भाई, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज रहेगी आपकी 20 से 24 साल रहेगी, और ये एज काउंट की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2021 से। क्लियर है। और आपका जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला पायलट की अगर हम बात करें डीजीसीए के अकॉर्डिंग, आपके पास अगर लाइसेंस है पायलट लाइसेंस, ठीक है, तो वो आपको उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी 2 साल की, ठीक है, यानी कि 24 की बजाय आपको 26 तक आपकी छूट मिल जाएगी फिर अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो। क्लियर है। इसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ फिर कब से हो जाएगी, ये 2 जुलाई 1997 की बजाय 1995 हो जाएगी। अब डाउट तो नहीं रहा ना, कोई भी डाउट रहेगा मैं सारे डाउट होने ही नहीं दूंगा आप लोगों के, ठीक है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ें बताएंगे। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो एज है 20 से 26 रहेगी, 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी, और आपका जन्म होना चाहिए 95 से लेकर 2001 के बीच में, 2 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस क्या रहेगा आपका वो देख लेते हैं। मैरिटल स्टेटस की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट की जो एज है वो 25 साल से आपकी कम होनी चाहिए, आपकी 25 साल से कम हो, और आपको मस्ट बी अनमैरिड यानी कि अनमैरिड होने चाहिए, भाई अविवाहित होनी चाहिए जब आपकी कमेंसमेंट ऑफ कोर्स हो उस टाइम तक, ठीक है। अगर कोई भी विडो है, विडोवर है या फिर डाइवोर्स है तो उसके लिए यहाँ पे अगर 25 से कम एज नहीं है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर उसको नॉट एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख भी सकते हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है इस चीज़ के लिए। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी एक्सेप्टेड कैसे की जाएगी, आपकी जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा या फिर आपकी मैट्रिकुलेशन स्कूलिंग सर्टिफिकेट के द्वारा आपकी जारी की जाएगी। क्लियर है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी मान्य की जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद देखो आपकी जो डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपकी जो मैट्रिकुलेशन के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ वगैरह नहीं है तो फिर वो थोड़ा जैसे म्यूनसिपलिटी कमेटी है या फिर और आपका कहीं से रजिस्ट्रेशन से किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप वहाँ से भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कैंडिडेट शुड बी एक्सरसाइज ड्यू केयर विल एंटरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ इफ ऑन वेरिफिकेशंस एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज वेरिफिकेशन एट फाउंड डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द वन एंटर्ड इन देयर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल रेंडर देम डिस्क्वालीफाई। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आपकी डेट को लेके कहीं भी कोई भी डाउट लगता है किसी भी वक्त पे, कौन सी भी स्टेज पे, चाहे आप फाइनल प्रोसेस के दौरान हो, तो उसी समय आपका क्या किया जाएगा, कैंडिडेचर आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। क्लियर है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे अभी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होने चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आपके पास कम से कम +2 के अंदर आपको पास फिजिक्स मैथ होना चाहिए और साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये आपके 50% मार्क्स और फिजिक्स +2 के अंदर और मैथ जरूर होना चाहिए। क्लियर है। ग्रेजुएशंस के अंदर आपके पास मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और कम से कम 60% के इक्विवेलेंट हो, 60% मार्क्स हो। या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशंस में BE BTech है 4 ईयर की, तो आप उसके अंदर भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आप क्या कह सकते हो, कैंडिडेट हु हैव क्लियर, जिसने सेक्शन A और B एग्जामिनेशंस का एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया के अंदर किया है, यानी कि MIE या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर उसने क्लियर किया है एग्जाम्स को, तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से वहाँ पे भी आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% ही होने चाहिए, इसके इक्विवेलेंट हो। क्लियर है। अब देखिए
ये तो आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए थी। फिर हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। जनरल ड्यूटी के लिए जो आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, ठीक है, जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो +2 से रहेंगी, साथ में डिग्रीज रहेंगी, वही आपके लिए अलग अलग दिखा रखी है। इसके अंदर जो आपका टेक्निकल वाले हैं उनके पास ये ब्रांच होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियर एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर सारी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ब्रांच होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? एक तो +2 होनी चाहिए आपके पास 50% के साथ मैथ्स फिजिक्स के साथ, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? BE या BTech होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखो आपकी ब्रांच जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? ब्रांच के अंदर आपकी एरोस्पेस, एरोनॉटिकल आप देख सकते हो, मैकेनिकल, एयरक्राफ्ट, ये सारी आपकी ब्रांच हो सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? फिर जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल वालों के लिए देखते हैं। इसके अंदर +2 होनी चाहिए और साथ में ग्रेजुएट होनी चाहिए, और उसके अंदर 60 मार्क्स होने चाहिए, 60%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी जो नॉन टेक्निकल है, इसके अंदर आपका जो एग्जामिनेशंस आपके पास कौन से होने चाहिए? यानी कि आपके ऑल इंडिया जो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर है, या फिर ये होनी चाहिए, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास कम से कम 60 मार्क्स की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? एजुकेशंस की अगर हम बात करें, पास जो +2 है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशंस है, ठीक है, 50% के साथ होनी चाहिए। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशंस भी होनी चाहिए इसके साथ अंदर, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है? फिर देखते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट मीट्रियोलॉजी की, ठीक है, मीट्रियोलॉजी की। तो मीट्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास भाई, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। सोशल साइंस स्ट्रीम के अंदर, या मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स के अंदर, या स्टैटिक्स में, ज्योग्राफी में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, एनवायरनमेंट साइंस में, या अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनग्राफी, मीट्रियोलॉजी, एग्रीकल्चर मीट्रियोलॉजी, इन सभी ब्रांच में आप कह सकते हो, और कम से कम 55% के साथ होने चाहिए। क्लियर है? इसके अंदर कहा गया जो AA का मतलब यहाँ पे ऊपर जो ब्रांच दिखाई गई है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली, इसके लिए जो सीट्स हैं वो 2 सीट्स रिजर्व की गई हैं। लो क्वालिफाइड कंडीशंस इन जनरल ड्यूटी ऑन टेक्निक ब्रांच के लिए, दिस कैंडिडेट्स में बी एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटी ऑफ द IAF आफ्टर कमीशनिंग, यानी कि कमीशनिंग के बाद जो IAF से अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज़ के अंदर ही 2 सीट आपकी जो है रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो AB के लिए भी आपका कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। उसके बाद देखिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जो गाइडलाइंस होंगी फिजिकल और मेडिकल्स के लिए, वो आपकी अपेंडिक्स A यानी कि पूरी की पूरी आपकी एक पैरा है, उसके अंदर दिखा रखी है नोटिफिकेशंस के अंदर, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए आपको ये जो लिंक दिए गए हैं, आप उसको इस लिंक के ऊपर जाना है, और आधार कार्ड आपके लिए कंपलसरी रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी सहायता से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप रजिस्ट्रेशन को बड़े सावधानी से कराएं, क्योंकि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो हम आपकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताएंगे भी कैसे आपको आप फॉर्म फिल करना है। फिर एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच के लिए कौन कौन सा सिलेबस रहता है, वो सारी बातें भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और मुझे लग नहीं रहा कि आप एक बार में इतनी वीडियो देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता देंगे आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और हाँ, अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नए हैं ज़रूर तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना वीडियो को। थैंक यू, हैव ए गुड डे।